जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जीनियस, आज अपन डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। द फॉलोइंग डाटा आर प्रेजेंटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑटोमेशन लिमिटेड। तो कंपनी का नाम है क्वालिटी ऑटोमेशन लिमिटेड। कुछ भी नाम हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मेन ये है कि इस कंपनी का अपन को डाटा प्रोवाइड है, उसको देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बोलो या फिर अर्निंग बोलो, बात एक ही है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज ईबीआईटी। तो ईबीआईटी अपन को गिवन है कितना, 52 लाख रुपीज। लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यानी कि इस कंपनी के पास डेट भी होगा, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, वो आ गया। अब ईबीआईटी में से आए गया तो ये बचा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, और बोल सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना गिवन है 40 लाख। फिर ईबीटी में से टी गया यानी टैक्स, तो अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स चला गया कितना, एट द रेट 50%। तो अब क्या बचता है ईएटी। नीचे करते हैं इसे। ये बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो या अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स यानी कि ईबीटी में से टैक्स चला गया तो बच गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद अपन माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन इस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा है उसको डिवाइड कर दिया इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, तो जब हम इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास ईपीएस। और जैसे कि इस कंपनी का अपन को पी रेशियो गिवन है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए बताया था कि अगर पी रेशियो गिवन है, पी रेशियो होता क्या है, प्राइस अपॉन अर्निंग, दैट इज एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो इसे ईपीएस से इनटू कर देंगे तो क्या बच जाएगा एमपीएस। तो ईपीएस ऊपर है ही है, इनटू कर देंगे पी रेशियो तो आ जाएगा एमपीएस, दैट इज मार्केट पर शेयर। तो ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में अपन को एमपीएस तक पहुंचना है क्योंकि पी रेशियो गिवन, और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। ठीक है, आगे रीड करें। द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ टोटल कैपिटल आउटले ऑफ ₹40 लाख। तो कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है जिसका टोटल कैपिटल अपन को चाहिए 40 लाख रुपीज। ठीक है, you are informed that a debt equity ratio D upon D plus E higher than 35% pushes the KE up to 12.5%, means reducing the P ratio to 8 and raises the interest rate an additional amount on additional amount। मतलब जो ये 40 लाख एडिशनल अमाउंट अपन उठाने वाले हैं उसका इंटरेस्ट रेट कितना राइज हो जाएगा 14% से। ठीक है, अभी इंटरेस्ट रेट अपन को 12% था शायद, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, अभी एग्जिस्टिंग पर अपन को मिल रहा है 12%, लेकिन अगर D अपॉन D प्लस E का रेशियो 35% से ऊपर चला गया तो वो हो जाएगा 14%। ये पूरी लाइन आपको समझ में आई या नहीं आई, एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर दूं। ये वाला एक बार फिर से समझाऊं क्या बोल रहे हैं। आई नो आप इस क्वेश्चन में इस लाइन पर ही अटके होंगे मोस्टली स्टूडेंट, तो एक बार फिर से समझा देती हूँ। बोल रहे हैं D अपॉन D प्लस E का रेशियो। D का मतलब क्या है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में आपको लेना है डेट और नीचे बेस में आपको लेना है डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, ये तो आप सिंपल कर लोगे, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। उसका अगर आंसर 35% से ज्यादा आया, इसका अगर आंसर 35% से ज्यादा आया तो पी रेशियो, अभी अपन को गिवन था 10, लेकिन पी रेशियो 10 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा 8। अगर 35% से ज्यादा आया, अगर 35% से ये रेशियो ज्यादा आया तो पी रेशियो 10 नहीं होगा बल्कि कितना हो जाएगा 8। उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट 12% नहीं रहेगा बल्कि कितना हो जाएगा 14%। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा।
बाकी का जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं। आज माउस बहुत दिक्कत कर रहा है, इसी वजह से ये कभी इधर उधर चला जाता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, नहीं तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा कि कंटेंट लेट पर लेट होता जाएगा। इसलिए मैंने आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही कर दी ऐसे ही माउस में। तो चलो फटाफट आगे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। फाइंड आउट द प्रोबेबल प्राइस ऑफ शेयर। जैसे कि क्वेश्चन रीड करते ही मैंने आपको बता दिया था कि इसमें पी रेशियो गिवन है, और जिस भी क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन है तो वहां पर हम एमपीएस पर ही जाना है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, अपन को एमपीएस पर ही जाना है। तो ये क्वेश्चन सीधा था, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि प्राइस ऑफ शेयर तक ही आपको पहुंचना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दो केस गिवन है। पहला, द एडिशनल फंड्स आर रेज्ड एज अ लोन, यानी कि जो अपन को 40 लाख रुपीज चाहिए अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एक्स्ट्रा जो 40 लाख चाहिए वो कैसे उठाएंगे अपन, लोन यानी कि डेट के पैसे से। या फिर ये तो हो गया अपना ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है द अमाउंट इज रेज बाय इक्विटी शेयर। सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया या तो डेट से उठाओ या इक्विटी से, कोई मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, एक छोटा सा नोट और प्रोवाइड किया है, रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी इज 1.2 करोड़। ये क्यों गिवन है? एक आपको रेशियो गिवन था D+D+E, जो कि आपको रेशियो समझ में नहीं आया था, बट फिर भी आप सोच रहे हो कि वीडियो एंड तक तो समझ में आ ही जाएगा। वो जो रेशियो था उसमें अपन को नीचे इक्विटी रखना है, और रेशियो एनालिसिस अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता हो तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बता देती हूँ कि जब भी अपन यहाँ पर इक्विटी जो करते हैं ना, उसमें अपन इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेते हैं प्लस रिटेन अर्निंग भी लेते हैं। इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, तो वहां पर अपन को ये काम आएगा 1.2 करोड़ का रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो उम्मीद है थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट कॉपी पर इसे अच्छे से सॉल्व और प्रेजेंट करते हैं। कॉपी पर लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन नंबर 14। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ईपीएस एमपीएस कैलकुलेट करने पे जंप ना करना। पहले आपको एक स्टेटमेंट बनाना चाहिए, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कैपिटल। इससे जिंदगी और क्वेश्चन दोनों ही आसान हो जाते हैं। उसका सिंपल सा फॉर्मेट रखना है, पर्टिकुलर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। अच्छा, ऑप्शन 1 किसका था? लोन का, यानी कि इसे डेट बोल दूं मैं। और ऑप्शन 2 किसका था? इक्विटी का। ये ऑप्शन किसके लिए? जो एडिशनल फंड अपन रेज कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग तो दोनों में ही होगा। अच्छा, एग्जिस्टिंग में अपने पास क्या क्या है? दोनों ही चीजें, डेट भी है और इक्विटी, प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, अब डेट कितना है तो ये कैलकुलेट, ये डायरेक्ट तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन अपन कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि अपन को इनकम स्टेटमेंट गिवन है, और इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट भी दे रखा था और इंटरेस्ट रेट भी दे रखा था। मुझे जरा बताओ कि अपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी का भी इंटरेस्ट, जो भी उसका अमाउंट होता है इनटू इंटरेस्ट रेट। ये तो बच्चों को भी पता है, जो भी अमाउंट होगा उस पर इंटरेस्ट रेट करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट अपन को गिवन नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो गिवन है। कितना? 12%। एग्जिस्टिंग डेट की बात कर रही हूं मैं, 12%। और इंटरेस्ट कितना गिवन था इनकम स्टेटमेंट में? 12 लाख, यही गिवन था। तो ये अमाउंट ऐसा का ऐसा रह जाएगा, इंटू का इधर चला जाएगा, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12%। सिंपल जा रहा है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 लाख डिवाइडेड बाय 12%, ये आ गया, ये कितना सारा आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 1 CR। तो डेट अपना आ गया 1 CR। ठीक है, ये ऑप्शन 1 में भी होगा और ऑप्शन 2 में भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग है, ये तो दोनों में ही होगा। अच्छा, आपको समझ में तो आ गया ना पूरा? ये पूरा डेट का कैलकुलेशन है। ठीक है, ये आपको वहां पर प्रेजेंट नहीं करना, चाहो तो एक अलग से वर्किंग नोट में कर सकते हो। मैंने यही दिखा दिया जस्ट आपको शो करने के लिए कि ये 1 CR कैसे आया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, इक्विटी, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन को गिवन थे। एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया? आप लोग अपना अपना मॉड्यूल अपने पास रखना, या कोई PDF है वो पास में रखना। ठीक है,
हाँ, तो अपन को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन थे 8 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और फेस वैल्यू भी पता है 10 ईच। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि एग्जिस्टिंग कैपिटल में जो हमारा इक्विटी है वो कितना होगा 80 लाख। तो 80 लाख यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अगर इसे सीआर में बोलूं तो ये हो जाएगा क्लियर। तो दोनों में ये हो गया हमारा एग्जिस्टिंग 1.8 सॉरी ठीक है ना। नाउ न्यू में क्या है, डेट भी है लेकिन इक्विटी। डेट जो है वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, और डेट है कितना, तो भाई अपन को 40 लाख चाहिए और पूरा का पूरा हम डेट से उठा रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। और इसे सीआर में बोलूँ तो 0.4 सीआर। ठीक है, इसमें कोई डेट नहीं है एडिशनल फंड में। इक्विटी जो उठा रहे हैं अपन वो पूरी की पूरी 40 लाख की उठा रहे हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। ये समझ में तो आ रहा है ना आपको कि कैसे स्टेटमेंट क्रिएट कर रही हूं मैं। एक बार नीचे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया पूरा। डेट 1 सीआर था एग्जिस्टिंग, तो ऑप्शन 1 में भी होगा, ऑप्शन 2 में भी होगा। भाई आप 40 लाख कहीं से ले रहे हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग 1 करोड़ का डेटा है वो तो रहेगा। 40 लाख आप कहीं से ले रहे हो, लेकिन 1 करोड़ का जो इक्विटी होगा वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों तो एग्जिस्टिंग है, दोनों में ही आएंगे। ठीक है, बात आती है ऑप्शन नंबर 1 में जो 40 लाख ले रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ डेट से आ रहा है, और ऑप्शन 2 में जो ले रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो टोटल दोनों में जो कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी। इसकी टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले आपको याद होगा वहां पर रिटेन्ड अर्निंग भी गिवन था, याद है कि नहीं। रिटेन्ड अर्निंग छोटा सा नोट था, मैं खुद भूल गई, आप ना भूल जाओ। ठीक है, ये गलती आप मत करना। बिल्कुल छोटा सा नोट था 1.2 सीआर का, तो रिटेन्ड अर्निंग भी आ जाएगी, दोनों में ही आएगी क्योंकि एग्जिस्टिंग थी। 1.2 सीआर की, 1.2 सीआर की। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल 3 सीआर, ये भी हो गया 3 सीआर। क्लियर। और ये दोनों जो है ये इक्विटी का पार्ट है, कोई अलग कलर से कर दूं, ये दोनों। ठीक है, क्योंकि इक्विटी और रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर कैपिटल है ये पूरा, और ये दोनों जो है वो इक्विटी का पार्ट है। क्लियर। अब यहाँ टोटल कैपिटल देखते हैं, तो 3 करोड़ एग्जिस्टिंग था और 40 लाख ले रहे हैं, तो 3.4 सीआर, 3.4 सीआर। देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल और टोटल कैपिटल चेंज नहीं होती है, ठीक है, चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बस इतना फर्क है कि ये डेट से उठा रहे हैं और ये इक्विटी से। बाकी दोनों में जो अमाउंट होगा कैपिटल का वो एग्जैक्ट सेम रहेगा। क्लियर। अब बात आते हैं, एक लाइन थी जो किसी को समझ में नहीं आई थी, D/D+E वाली। ठीक है, तो उसी पर पहुंचते हैं और उसको हम समझते हैं एक वर्किंग नोट से। तो पहले अपन चलते हैं वर्किंग नोट पर। ये रहा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, डेट इक्विटी रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्वेश्चन ने खुद दिया था, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो दोनों में अपन को चेक करना है, ऑप्शन नंबर 1 में भी और ऑप्शन नंबर 2 में भी। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है, डेट का, और ऑप्शन नंबर 2 इक्विटी का। समझ तो आ रहा है ना। यानी कि जो 40 लाख उठाने हैं वो डेट से उठाने हैं, और यहाँ पे 40 लाख जो उठाने हैं वो इक्विटी से उठाने हैं। बात है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है एक रेशियो, दैट इज D/D+E पर। ठीक है, उसको देखना है कि वो 35% से ज्यादा है या नहीं। तो दोनों केस में अपन ये कैलकुलेट करते हैं D/D+E। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें डेट कितना है। पहले वाले ऑप्शन की बात करें, डेट कितना है, तो डेट कैसे कैलकुलेट होगा, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। एग्जिस्टिंग डेट कितना था हमारे पास 1 सीआर, और न्यू कितना उठा रहे हैं अपन 40 लाख, तो 0.4 सीआर। तो जो टोटल डेट है वो आ गया हमारा
1.4 CR। टोटल डेट कितना आ गया 1.4 CR। और बात करें इक्विटी की तो इक्विटी अपन के पास एग्जिस्टिंग थी, इक्विटी शेयर कैपिटल 0.8 CR प्लस 1.2 का था रिटेन्ड अर्निंग, तो टोटल हो गया ये 2 CR। अब इसका रेशियो अपन देखते हैं। बेस में नीचे टोटल कर देंगे डी प्लस ई का, तो ये 2 करोड़ और 1.4 करोड़ दैट इज 3.4 करोड़। ठीक है, अब इसका देखते हैं 1.4 डिवाइड बाय 3.4, ये आ गया हमारा 41 पॉइंट, राउंड ऑफ करेंगे तो 18। क्लियर, आगे समझ में। अब मुझे ये बताओ क्या ये 35% से ज्यादा है या कम। तो बच्चा बता सकता है कि 41 35 से ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या चेंज आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में जो पी रेशियो होगा वो हो जाएगा 8, घटकर कितना हो जाएगा 8। और जो यहाँ पर हम डेट उठा रहे हैं 40 लाख का, ये अपन को मिलेगा 14% पर। ठीक है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग अपन को मिल रहा है 12% पर, लेकिन यहाँ पर अपन को मिलेगा 14% पर। ठीक है, और ये अपन ने कैसे कैलकुलेट किया, पूरा समझ में आ गया। ये अपन ने कैलकुलेट किया d अपॉन डी प्लस ई, और d अपॉन डी प्लस ई कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने d कैलकुलेट किया, दैट इज डेट कैसे कैलकुलेट किया, एग्जिस्टिंग अपन के पास ऑलरेडी 1 CR था, 40.4 CR यानी कि 40 लाख और उठाने वाले, यानी कि इस टाइम पर हमारे पास जो डेट होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल 1.4 CR का। ठीक है, तो ऊपर आ गया 1.4 CR और नीचे डेट का अमाउंट तो वही रहेगा 1.4 CR। बाकी अपन को चाहिए इक्विटी, तो इक्विटी एडिशनल हम कोई इक्विटी नहीं उठा रहे, सिर्फ जो पुरानी थी दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख की और रिटेन्ड अर्निंग 1.2 1 करोड़ 20 लाख की, तो टोटल हो गया 2 करोड़, तो नीचे आ जाएगा 2 करोड़। इस तरीके से पूरा टोटल आ गया। उम्मीद है आपको डेट और इक्विटी की कैलकुलेशन आ गई होगी। अगर डेट और इक्विटी की कैलकुलेशन आ जाएगी तो आपको ये रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और रेशियो आ गया कितना 35% से ऊपर, तो यहाँ पर पी रेशियो हो जाएगा 8 और डेट जो उठा रहे हैं वो हो जाएगा 14% का। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। इसमें भी अपन को वही डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डेट को। अब ये बहुत इजी होने वाला है, डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। अब आपको पता होगा कि एग्जिस्टिंग में कितना है 1 CR, लेकिन जो न्यू अमाउंट अपन उठा रहे हैं 40 लाख वो इक्विटी से उठा रहे हैं ना कि डेट से, तो न्यू अमाउंट में डेट होगा ही नहीं, तो टोटल कितना आ गया 1 CR, तो डेट आ गया हमारा 1 CR और नीचे डेट में भी आ जाएगा 1 CR। अब बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी देखते हैं पहले एग्जिस्टिंग फिर देखेंगे न्यू। दोनों में देखो टोटल देखना है एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, तो एग्जिस्टिंग में 2 आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था 0.8 CR और रिटेन कितना था, रिटेन अर्निंग 1.2 CR, यानी कि इन दोनों को मिला के एग्जिस्टिंग हमारे पास कितना है 2 CR। और अपन उठाने कितना वाले हैं न्यू इक्विटी 40 लाख दैट इज 0.4 CR, तो एग्जिस्टिंग है 2 CR, एडिशनल इक्विटी उठाने वाले हैं 0.4 CR, तो हो जाएगा 2.4 CR। क्लियर, नीचे डी प्लस ई आ जाएगा हमारा 3.4 CR। अब टोटल देखो, इसका रेशियो देखो, सॉरी टोटल कह रही हूँ, 1 डिवाइड बाय 3.4, ये आ गया 29.4%। क्या ये 35 से ज्यादा है या कम है, ऑब्वियसली 35% से कम है, और उन्होंने बोला था 35% से ज्यादा, मोर देन 35%, तो ऑप्शन नंबर 2 में
ये 35% से कम है, इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। कोई भी चेंज नहीं आएगा मतलब यहाँ पर जो पी रेशियो होगा वो जो है मतलब 10, जो 10 है वही रहेगा। और ये 10 कैसे पता चला? इनकम स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, उन्होंने बोला था अगर 35% से ज्यादा हुआ तब पी रेशियो 8 होगा। ये तो 35% से ज्यादा नहीं है, तो पी रेशियो चेंज होगा ही नहीं। पी रेशियो जो था यानी कि 10 वही रहेगा। आ गया समझ में? पहला वर्किंग नोट में काफी ज्यादा टाइम लग गया। ये वही वाली लाइन है जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। उम्मीद है अब जाके समझ में आ गई है। एक बार मैं ये एक और बार एक्सप्लेन कर लूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया हो। यहाँ पर हमने डी डेट कैसे कैलकुलेट किया? हमेशा टोटल कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। एग्जिस्टिंग में तो 1 CR था, लेकिन न्यू हमने डेट से नहीं उठाया बल्कि उठाया इक्विटी से। ठीक है, न्यू डेट से नहीं उठाया इसलिए 0 था, तो टोटल हो गया 1 CR। तो डेट ऊपर आ गया 1 CR। बात करते हैं ई फॉर इक्विटी की। इक्विटी में भी देखेंगे एग्जिस्टिंग और न्यू। एग्जिस्टिंग में इक्विटी में 2 पार्ट थे, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, यानी कि टोटल इक्विटी थी एग्जिस्टिंग की 2 करोड़। फास्ट तो नहीं जा रहा ना? और न्यू का कितना था? 0.4 CR। तो 2 CR प्लस 0.4 CR, ये हो गया 2.4 CR। ठीक है, तो यहाँ से टोटल डी प्लस ई आ गया 3.4 CR और ऊपर कितना है 1 CR। और यही हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया 29.4%, जो कि था 35% से कम। उम्मीद है आपको फर्स्ट वर्किंग नोट समझ में आ गया हो। अब बस आपको एट द एंड ये याद रखना है कि यहाँ पर जब पी रेशियो हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 1 में तो वो होगा 8, और जो डेट का 40 लाख उठाने वाले हैं वो कितने से आएगा? 14% से। और यहाँ पर ऑप्शन 2 में पी रेशियो कितना करेंगे? 10। ठीक है, वापस चले अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में एक स्टेटमेंट हमारा ऑलरेडी बन चुका था, टोटल कैपिटल। अब अपन चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट क्या शुरू करेगा? स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। और इस क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन है, तो यहाँ पर हम ईपीएस एंड एमपीएस दोनों ही शो करेंगे। ठीक है, तो इसका भी सिंपल वही फॉर्मेट रहता है, पर्टिकुलर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 किसका है? डेट का, ये याद रखने के लिए ऊपर लिख देंगे। और ऑप्शन 2 किसका है? इक्विटी का। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, नोट्स में सबसे पहली बात क्या थी? इनकम स्टेटमेंट में अपन लिखते हैं न्यू ईबीआईटी। ध्यान से देखना है, ऐसे ईबीआईटी नहीं, न्यू ईबीआईटी। और याद है हमसे क्वेश्चन ने क्या किया है? हमारे साथ क्वेश्चन ने क्या किया है? हमें क्वेश्चन ने गिवन, मैं बोल क्यों नहीं पा रही, हमें क्वेश्चन ने दिया है ईबीआईटी एग्जिस्टिंग वाला। बहुत लोग क्या कर सकते हैं, वही एग्जिस्टिंग ईबीआईटी यानी कि 52 लाख एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे और उनका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है? न्यू ईबीआईटी कैलकुलेट करना है। और न्यू ईबीआईटी कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। उम्मीद है आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे जिस ऑर्डर में वो है। ठीक है, तो इसके लिए अपन बनाएंगे एक वर्किंग नोट, यहाँ पर अपन रेफरेंस के लिए डाल देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। तो चलो नीचे वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू ईबीआईटी। इसके 3 स्टेप थे, यहाँ पर सिर्फ 2 यूज होंगे क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है कि नई ईबीआईटी में प्लस कर दो, नई ईबीआईटी में माइनस कर दो, नई ईबीआईटी में इंटू कर दो, नई ईबीआईटी में डिवाइड कर दो। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट क्वेश्चन ने ये तक नहीं बोला कि न्यू ईबीआईटी कैलकुलेट करो, न्यू ईबीआईटी का ये होगा, कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप से इनकम स्टेटमेंट में उसने ओरिजिनल ईबीआईटी या फिर बोल सकते हो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी वो दे दिया और बात खत्म। ठीक है, बाकी सब आपको काम करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप लिखो मेरे साथ साथ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू ईबीआईटी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एग्जिस्टिंग ईबीआईटी और ओरिजिनल ईबीआईटी का परसेंटेज, यानी कि इस टाइम पर जब हमने 40 लाख एक्सपेंशन के लिए नहीं उठाए उससे पहले हम कितना परसेंटेज कमा रहे हैं, उससे पहले हम कितना परसेंटेज कमा रहे हैं। तो आप ऊपर लिखोगे अपनी कमाई, दैट इज ओरिजिनल ईबीआईटी। और एक किस पर कमाते हैं? जो भी हमने पैसा बिजनेस में लगाया है। तो नीचे अपन लिखेंगे ओरिजिनल कैपिटल एम्प्लॉय। परसेंटेज में आंसर चाहिए इसलिए अपन कर रहे हैं इनटू 100। तो ओरिजिनल ईबीआईटी गिवन है 52 लाख। ओरिजिनल कैपिटल एम्प्लॉय क्या क्या लगाया है हमने पैसा?
इसको चाहो तो अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, ओरिजिनल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अपन ने लगाया है बिजनेस में, एग्जिस्टिंग में डेट लगाया है, एग्जिस्टिंग में इक्विटी भी है, और इक्विटी शेयर कैपिटल है, और रिटेन अर्निंग भी है। डेट कितना है 1 CR, इक्विटी कितना था 0.8 CR, और रिटेन अर्निंग कितना था 1.2, 1 और 2, ये हो गए 3 CR। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। डेट भी कैलकुलेट करना बता दिया आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल भी बता दिया, ये दोनों चीज कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, ठीक है। जब अपन टोटल कैपिटल का फॉर्मेट क्रिएट कर रहे थे ना, पहला वाला स्टेटमेंट, तब मैंने आपको डेट भी कैलकुलेट करना बता दिया था, इक्विटी, और रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी 3 CR। तो अपन की कमाई है 52 लाख और लगाया कितना है 3 CR। अब अपन को पता चल जाएगा हम परसेंटेज में कितना कमा रहे हैं। तो 52 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोड़, करोड़ में कितने होते हैं 2 4 6 7, इंटू 100, ये आ गया 17.33%। यानी कि अभी, अभी का मतलब 40 लाख उठाने से पहले एग्जिस्टिंग में जो हमारे कमाई का परसेंटेज है वो है 17.33%। हम कमा रहे हैं 52 लाख लगाकर 3 CR, तो हमारा कितना है प्रतिशत 17.33%। मुझे ये बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ ओरिजिनल EBIT 40 लाख उठाने से पहले हम कितना कमा रहे हैं वो कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन बोलता इट इज इम्प्रूव्ड बाय 2%, तो 17 में हम प्लस कर देते 2, तो ये हो जाता 19.33%। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए अगर नोट्स के अकॉर्डिंग देखो तो हम अगर स्टेप नंबर 2 स्किप करेंगे और डायरेक्ट जंप करेंगे स्टेप नंबर 3 पर। ये नोट्स के अकॉर्डिंग बता रही है, ठीक है। नोट्स के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 2 स्किप करेंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 था न्यू EBIT का परसेंटेज इनटू न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो न्यू EBIT का परसेंटेज वही रहेगा जो ओल्ड EBIT परसेंटेज था, क्योंकि कोई भी चेंज क्वेश्चन ने नहीं बोला। लेकिन यहाँ देखना न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी 3 CR प्लस 40 लाख और है, तो ये हो गया 3.4 CR। तो अभी कितना कैपिटल एम्प्लॉयड लगाएंगे हम, 3 करोड़ तो ऑलरेडी लगाए थे, 40 लाख और लगा दिए, हो गया 3.4 CR। इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, 3 करोड़ 40 लाख इंटू 17.33%, ये आ गया 589220, 58 लाख 92,200। एक बार देखना सही आ रहा है क्या, कुछ गलती तो नहीं करी अपन ने यार। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। 5892,200, अमेजिंग, अपना आंसर एकदम करेक्ट है, न्यू EBIT, ठीक है। सबको समझ में आ गया। नोट्स में मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपन ने 2 स्टेप यूज करे हैं, स्टेप नंबर 1 और नोट्स के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 3, क्योंकि स्टेप नंबर 2 की कोई इंफॉर्मेशन अपन को गिवन नहीं। तो हमारे पास न्यू EBIT आ गया। अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट आराम से बन सकता है। अब तो सच्ची बताऊं क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, न्यू EBIT कैलकुलेट करना बता दिया, पहला वर्किंग नोट बता दिया, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस ये मेरा माउस नहीं चल रहा, गुस्सा इस बात की है, डाउन। तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 से न्यू EBIT कैलकुलेट हो गया 58,92,200, 92,200। तो दोनों में सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों में ही 3 करोड़ 40 लाख लग रहे हैं, तो दोनों में ही कमाई 17.33% होगी, 33%। तो दोनों में ही कितना आएगा 58,92,200, ठीक है। अब बात करते हैं EBIT में से क्या जाता है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट में नोट्स में याद है ना, पहले ओल्ड फिर न्यू। ओल्ड कितना होगा, ओल्ड जितना पहले था उतना ही होगा, दैट इज 12 लाख। तो 12 लाख यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग डेट जो है वो दोनों में ही होगा, 12 लाख यहाँ भी माइनस हो जाएगा।
ठीक है, न्यू में ध्यान रखना सिर्फ ऑप्शन 1 में डेट था, ऑप्शन 2 में इक्विटी था, डेट नहीं था। न्यू कितना होगा, न्यू डेट हम उठा रहे हैं 40 लाख, और ध्यान रखना यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट हो जाएगी वो होगी 14%, क्योंकि इसका जो डी अपॉन डी प्लस डी आया था वो 35 से ज्यादा था। तो 40 लाख पर 14% ये आ गया 5,60,000। दोनों को माइनस कर दो तो 58, 92, 200 माइनस 12, 5, 17,60,000, ये आ गया 41, 32, 200। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सिर्फ कैलकुलेशन। 58, 92, 200 माइनस 12 लाख, ये आ गया 46, 92, 200। ठीक है, तो EBIT में से आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, टैक्स, जो कि क्वेश्चन में था 50%, तो इसका हाफ हो जाना है, तो इसका आ जाएगा 23, 46, 100, 23, 46, 100, हाफ उसमें आ जाएगा, हाफ उसमें 41, 32, 200, तो इसका टैक्स हो जाएगा 20, 66, 100, और यही बच जाएगा 20, 66, 100। ये तो पता है ना, EBT का 50% टैक्स में चला जाएगा तो 50% अर्निंग बच गई। ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टी हट गया, दैट इज टैक्स, तो ये बच गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड था क्या, नहीं, ना एग्जिस्टिंग ना न्यू, कुछ भी नहीं था, तो उसको डायरेक्ट अपन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। पहले वाले में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने रहेंगे, पहले वाले में जो अपन पैसा उठा रहे हैं वो किससे उठा रहे हैं, डेट से, तो जो एग्जिस्टिंग होगा वही न्यू होगा। एग्जिस्टिंग कितना था, 8, इसमें हम कैसे करते हैं, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, तो एग्जिस्टिंग कितना होगा, 8 लाख, लेकिन यहाँ पर कितना होगा, 8 लाख तो होगा ही होगा, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। अब बात करते हैं न्यू कितने होंगे शेयर्स, इसमें अलग से मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, देखो एग्जिस्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्टिंग में तो गिवन है क्वेश्चन में 8 लाख, ठीक है, और न्यू था नहीं ऑप्शन नंबर 1 में, तो 8 लाख ही आ गया, लेकिन यहाँ पर न्यू भी होगा और एग्जिस्टिंग भी होगा, तो एग्जिस्टिंग तो पता है 8 लाख, न्यू में दिक्कत है, तो वही अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप किसी एक वर्किंग नोट में सेपरेटली कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ, वैसे ही माउस चल नहीं रहा है तो नीचे ऊपर नहीं हो पाएगा ज्यादा, ठीक है। तो अपन को कितना चाहिए, 40 लाख रुपए। अब ये जो 40 लाख रुपए उठाएंगे वो मार्केट से उठाएंगे, तो इश्यू प्राइस क्या रहेगा, जो मार्केट में चल रहा है, मार्केट में कितना चल रहा है, 25 रुपए। और ये कैसे पता, इनकम स्टेटमेंट का अगर लास्ट लाइन देखोगे तो वो 25 रुपए दिखा रहा है मार्केट प्राइस, तो अपन को 40 लाख रुपए उठाने हैं मार्केट से इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, और वो इश्यू प्राइस कितना है, मार्केट में कितना चल रहा है, 25 रुपए, तो ये आ जाएगा 1,60,000, तो यहाँ पर आ गया 1,60,000। तो टोटल अगर देखोगे ऑप्शन नंबर 2 में तो वो आ जाएगा 9,60,000, ठीक है। समझ में आ गया ना दोनों कैसे हुए। अब बस आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है फटाफट। तो अपन कमा रहे हैं 20,66,100, कितने शेयर्स के लिए, 8 लाख, यानी कि एक शेयर पर कितना आएगा, 2.58, ये आ गया हमारा ईपीएस, कितना, 2.58। और अगर हम सेकंड वाले में देखें तो हम कमा रहे हैं 23, 46, 100, कितने शेयर के लिए, 9,60,000, तो अपन एक शेयर के लिए कमा रहे हैं 2.44, ये आ गया ईपीएस 2.44 और 2.5। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस डिसाइड करें तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे बताओ, ऑप्शन नंबर 1, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन यहाँ पर पी रेशियो गिवन था तो हम एमपीएस की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन ने खुद बोला था एमपीएस तक जाओ, तो एमपीएस कैसे जाते हैं, पी रेशियो से इनटू कर दो, ये भी मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझाया है,
तो ये आ जाता है MPS। पी रेशियो में ध्यान रखना, पहला वाले में पी रेशियो यूज होगा 8, क्योंकि इसका रेशियो डी अपॉन डी प्लस ई रेशियो कितना आया था 35% से ज्यादा, इसमें 35% से कम आया था, इसलिए पी रेशियो कौन सा यूज होगा जो एग्जिस्टिंग चल रहा था, दैट इज 10। और ये चीज मैंने वर्किंग नोट में बताई भी थी, याद है, ग्रीन पेन से बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एमपीएस कैलकुलेट हो जाएगा 2.58 इंटू 8, ये आ गया 20.64, 2.44 इंटू 10, ये आ गया 24.4। अरे चुप हो जाओ यार, जब जब वीडियो शूट करो तब तक बोलते रहते हैं। अब मुझे ये बताओ इसमें क्या सिलेक्ट करोगे, एमपीएस में 20.64 या 24.4, बोलो बोलो, 20.64 या 24.44। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस तो इसका ज्यादा आ रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 2। और जब मैं आपको नोट से समझा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां हम फंस जाते हैं कि ईपीएस के बेस पर हमें ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करना है, एमपीएस के बेस पर हमें को ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करना है, इसलिए आप थर्ड पर चले जाओ, दैट इज ईपीएस प्लस एमपीएस, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। तो अगर पहले में देखोगे तो ये जाएगा आपका 2.58 प्लस 20.64, 2.58 प्लस 20.64, ये आ गया 23.2। अगर सेकंड में देखोगे तो 2.44 प्लस 24.44, ये आ गया 26.88। अब जो ये बोलेगा ना वही चलेगा। ये कितना बोल रहा है, इसका 23.22 और इसका 26.22, तो जो इसका हाईएस्ट होगा वही, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो किस बेसिस पर देखेंगे, जब भी आपको दिक्कत आ जाए कि ईपीएस तो ये वाला बोल रहा है, एमपीएस तो ये वाला बोल रहा है, दोनों अलग अलग बोले यानी कि टाई हो जाए मैच, तो आपको क्या करना है, ईपीएस प्लस एमपीएस, आपके सब दुविधाएं दूर हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बताओ कौन सा सिलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें 3 बातें ध्यान देने वाली है, पहली वो डी अपॉन डी प्लस ई वाली, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा हमारा पी रेशियो और डेट का परसेंटेज। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देने वाली थी न्यू ईवीआईटी सीखना, यहाँ पर न्यू ईवीआईटी कैलकुलेट करना सीख गए थे। और तीसरी ध्यान देने वाली बात थी ईपीएस में भी फंस गए, एमपीएस में भी फंस गए, तो आपको जाना है थर्ड वाले रास्ते पे, दैट इज ईपीएस प्लस एमपीएस। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आई नो थोड़ी सी ग्लिचेस थी बिकॉज ऑफ माउथ, बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड, बट थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल था तो थोड़ी सी बहुत दिक्कतें आई, बट फिर भी मुझे कमेंट में फीडबैक बताइएगा इतना कुछ होने के बाद क्या क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स वेल, इफ इट इज ऑफ एनी टू सब्सक्राइब। इस तरीके से आपको सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, फील फ्री ऑलवेज।